स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की 2002 वाली फिल्म देवदास की। हाँ, देवदास ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक पूरा अनुभव है। बिल्कुल, मोहब्बत, जुनून, दर्द और तबाही, उसका एक बहुत ही भव्य चित्रण। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो विश्लेषण है, उसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि कहानी के उन परतों को खोलें जो शायद पहली बार में नजर ना आए। सही कहा, ये एक ऐसी कहानी है जो मतलब आज भी हमें प्यार और समाज के रिश्तों पर सोचने को मजबूर कर देती है ना? बिल्कुल, देवदास, पारो, चंद्रमुखी, ये कहानी तो सब जानते हैं। हाँ, लेकिन आज सिर्फ कहानी दोहराएंगे नहीं, कोशिश ये समझने की करेंगे कि वो बचपन का मासूम प्यार आखिर समाज की किन दीवारों से टकराया, और देवदास का पतन, क्या वो सिर्फ दिल टूटने का नतीजा था? या फिर उसमें उसके अपने फैसले, समाज का दबाव, उन सब का मिला जुला असर था। हाँ, और भंसाली ने इसे पर्दे पर इतने यादगार अंदाज में उतारा कैसे? चलिए इसी नजरिए से कहानी को थोड़ा टटोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है देवदास की लंदन से वापसी। जमींदार का बेटा है, जाहिर है शानदार स्वागत होता है, हाँ बिल्कुल, भव्य। लेकिन जैसे ही वो अपनी बचपन की दोस्त पारो से मिलता है, वहाँ एक अजीब सा तनाव महसूस होता है ना? हाँ बिल्कुल, एक तरफ वो पुरानी शरारतें हैं, वो बेतकल्लुफी है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये एहसास कि अब वो बच्चे नहीं रहे और उनके बीच एक सामाजिक फासला है। सही। आपको नहीं लगता कि भंसाली में शुरू से ही, मतलब बिल्कुल शुरुआत से ही इस आने वाले तूफान का इशारा दे दिया था, किरदारों से भी और माहौल से भी? हाँ, ये इशारा बहुत साफ है। वो भव्य स्वागत देवदास के रुतबे का प्रतीक है। बिल्कुल, और फिर पारो के घर का माहौल देखिए, उसकी माँ की उम्मीदें, वो एक अलग ही दुनिया है। बंसाली सिर्फ डायलॉग से नहीं दिखाते हैं, विजुअल से भी दिखाते हैं। हाँ, जैसे ही पारो की माँ वो शादी का प्रस्ताव लेकर देवदास के घर जाती हैं, वो भव्यता अचानक एक दीवार बन जाती है एकदम। वहां सिर्फ दौलत और रुतबे की बात होती है, प्यार की नहीं। और देवदास का उस वक्त चुप रह जाना, वो सिर्फ बड़ों का लिहाज नहीं लगता, उसमें कहीं ना कहीं एक कमजोरी झलकती है, अनिर्णय। हाँ, और यही अनिर्णय शायद उसके किरदार का सबसे बड़ा पहलू बन जाता है आगे चलकर। जब उसके घर वाले पारो के रिश्ते को ठुकराते हैं, वो अपमान सिर्फ पारो के परिवार का नहीं होता, कहीं ना कहीं देवदास के प्यार का भी होता है। हाँ बिल्कुल। पर वो कुछ नहीं कर पाता। तो क्या ये सिर्फ परिवार का दबाव था, या उसके अंदर का वो अहंकार, वो वर्ग चेतना, वो भी उसे रोक रही थी? मुझे लगता है ये मिला जुला असर था। देखिए, पारिवारिक प्रतिष्ठा का दबाव तो था ही, जाहिर है। हाँ, लेकिन शायद देवदास के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि पारो सामाजिक तौर पर उसके बराबर नहीं है। अच्छा। उसकी चुप्पी शायद इसी कश्मकश का नतीजा थी। और यही वो पहला मौका था जहां वो अपने प्यार के लिए खड़ा हो सकता था, हाँ। पर उसने नहीं किया। और यहीं से उसकी त्रासदी की नींव पड़ जाती है, क्योंकि उसने हालात को अपने ऊपर हावी होने दिया। और फिर तो हालात तेजी से बदलते हैं। पारो की शादी हो जाती है। हाँ, एक अमीर ज्यादा उम्र के विधुर से, भुवन चौधरी। देवदास के लिए ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। बिल्कुल। उसका टूटकर शराब की तरफ जाना, घर छोड़कर कलकत्ता चले जाना, क्या ये सिर्फ एक टिपिकल रोमांटिक हीरो वाला रिएक्शन लगता है, या इसमें कुछ और गहरा है? देखिए, ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, ये एक तरह से सच्चाई से भागना है। भागना? हाँ, शराब उसके लिए गम भुलाने का जरिया कम, और अपनी नाकामी, अपनी बेबसी को छिपाने का बहाना ज्यादा बन जाती है। अच्छा। और कलकत्ता जाना भी एक पलायन ही है, उस माहौल से, उन उम्मीदों से, और शायद खुद से भी। यहीं से उसका वो आत्मविनाश का सफर वो शुरू होता है, और ये एक एक्टिव चॉइस लगता है, ना कि सिर्फ मजबूरी। और भंसाली कलकत्ता को दिखाते भी वैसे ही हैं। वो चमक दमक के साथ एक अंधेरा कोना भी है। हाँ बिल्कुल, वो देवदास की अंदरूनी हालत का आईना बन जाता है। और इसी कलकत्ता में एंट्री होती है चंद्रमुखी की। माधुरी दीक्षित, एक तवाइफ लेकिन बेहद नेक दिल और समझदार। हाँ, वो देवदास के दर्द को पहचानती है और उससे बिना किसी शर्त के प्यार करने लगती है। ये किरदार पारो से कितना अलग है ना? बहुत अलग। एक तरफ पारो है जो समाज के नियमों में बंधी है, और दूसरी तरफ चंद्रमुखी, जो सामाजिक रूप से शायद हाशिए पर है, पर भावनात्मक रूप से ज्यादा आजाद लगती है, ज्यादा देने वाली। हाँ, ये कंट्रास्ट बहुत जरूरी है कहानी के लिए। पारो का प्यार वो सामाजिक स्वीकृति चाहता है, उसमें एक अधिकार की भावना है। चंद्रमुखी का प्यार समर्पण है,
वो देवदास से कुछ मांगती नहीं, बस उसे संभालना चाहती है। और भंसाली ने इनकी दुनिया को भी अलग तरह से दिखाया है। बिल्कुल, पारों की वो भव्य हवेली वो नियमों और परंपराओं का प्रतीक है। और चंद्रमुखी का कोठा, वो अपनी तमाम सजावट के बावजूद एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा खुली जगह लगती है, जहां भावनाएं खुलकर जाहिर की जा सकती हैं। यहाँ तक कि उनके वो मशहूर गाने जैसे डोला रे डोला, जिसमें पारो और चंद्रमुखी साथ नाचती हैं। हाँ, वो सिर्फ एक डांस नंबर नहीं है, वो इन दो अलग दुनियाओं और देवदास के प्रति उनके साझा दर्द का एक अद्भुत संगम है। ये बात दिलचस्प है कि कैसे भंसाली ने विजुअल्स और संगीत का इस्तेमाल सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि किरदारों की अंदरूनी कश्मकश और सामाजिक माहौल को दर्शाने के लिए किया है। हाँ। वो भव्य सेट्स, महंगे कपड़े, गहने, हाँ। ये सब एक तरफ देवदास के उस जमींदार बैकग्राउंड को दिखाते हैं, पर दूसरी तरफ उसके बढ़ते अकेलेपन, अंदरूनी खोखलेपन को भी उजागर करते हैं, नहीं? बिल्कुल, ये बंसाली का सिग्नेचर स्टाइल है। वो भव्यता कई बार एक विडंबना पैदा करती है। कैसे? देवदास जितना बाहर से घिरा हुआ और अमीर दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा और अकेला होता जाता है। वो रंगीन पोशाकें उसके बेरंग होते जीवन का विरोधाभास हैं। हाँ, ये तो है। और वो बारिश के सीन, मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी, विशाल खाली कमरे, ये सब देवदास के जुनून, उसके दर्द, उसके अकेलेपन को पर्दे पर साकार करते हैं। और संगीत? हाँ, संगीत भी, चाहे वो बेरीपिया का चंचल रोमांस हो या मार डाला का दर्द भरा इजहार, या फिर हमेशा तुमको चाहा की बेबसी। बिल्कुल, हर गाना कहानी की भावनात्मक परत को और गहरा करता है। ये सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, ये किरदारों की आत्मा की आवाज बन जाता है। अच्छा, शादी के बाद देवदास और पारो की कुछ मुलाकातें भी होती हैं। हाँ, होती हैं। वो सीन बहुत तनाव भरे और इमोशनल होते हैं। उनमें आज भी वो पुराना प्यार दिखता है, पर अब बीच में समाज की दीवारें हैं, शादी का बंधन है, और शायद उनका अपना अहंकार भी। हाँ, शायद वो भी। वो खुलकर बात तक नहीं कर पाते। उन मुलाकातों में एक अजीब सी कड़वाहट और बेबसी होती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब उस प्यार का इजहार करना भी मुमकिन नहीं लगता। वो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, शायद ये जानते हुए भी कि असल दुश्मन वो नहीं है। बिल्कुल, असल दुश्मन वो हालात हैं, वो सामाजिक नियम हैं जिन्होंने उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये मुलाकातें देवदास के आत्मविनाश को और तेज कर देती हैं। हाँ, क्योंकि उसे बार बार ये एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। और इस सब के बीच चंद्रमुखी है। हाँ, चंद्रमुखी, जो देवदास को इस हालत में देखकर टूट जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे शराब छोड़ने को कहती है, यहाँ तक कि उसे पारों से मिलने के लिए भी उकसाती है। ये कितना निस्वार्थ प्यार है। वो जानती है कि देवदास का दिल हमेशा पारो के लिए ही धड़केगा, फिर भी वो उसे बचाने की हर कोशिश करती है। चंद्रमुखी का किरदार प्रेम के एक अलग ही आयाम को दिखाता है, त्याग और बिना शर्त समर्पण। वो देवदास की जिंदगी में एक मरहम की तरह आती है। लेकिन देवदास का जख्म इतना गहरा है और उसका पारो के प्रति जुनून इतना हावी कि वो मरहम भी पूरी तरह काम नहीं कर पाता। चंद्रमुखी का त्याग, जैसे जब वो दुर्गा पूजा के दौरान देवदास को अकेला छोड़ देती है ताकि वो अपनी भावनाओं का सामना कर सके, वो उसके प्यार की पवित्रता को दर्शाता है। वो देवदास को बदलना नहीं चाहती। नहीं, वो बस उसे खुश देखना चाहती है, भले ही वो खुशी उसे पारो के पास ले जाए। और आखिर में आता है वो दिल दहला देने वाला क्लाइमैक्स। उफ, हाँ। देवदास अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा है और उसकी आखिरी ख्वाहिश है पारो को एक बार देखना। वो लड़खड़ाता हुआ पारो के हवेली तक पहुंचता है, ठीक उसके दरवाजे के सामने गिर जाता है। पारो से देखती है, चीखती है, भागती है, पर वो दरवाजा, वो बंद दरवाजा, वो पार नहीं कर पाती। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये तो जैसे उन सारी सामाजिक दीवारों का प्रतीक बन जाता है जिसने उन्हें हमेशा अलग रखा। ये अंत बेहद शक्तिशाली और प्रतीकात्मक है। वो बंद दरवाजा वर्ग भेद, झूठी शान, सामाजिक नियमों, परंपराओं, सबका प्रतीक है जिसने दो इंसानों के प्यार को कुचल दिया। देवदास की मौत उस दरवाजे के बाहर होती है, पारो दरवाजे के अंदर कैद रह जाती है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे समाज व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं पर हावी हो सकता है। देवदास की मौत सिर्फ शराब या टूटे दिल से नहीं होती,
वो उस पूरे सिस्टम की वजह से होती है जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी अपनी कमजोरियां थीं, मान लिया। हाँ, थीं, लेकिन समाज ने भी उसे कोई रास्ता नहीं दिया। और अंत में पारो भर के अंदर घुटती रहती है। चंद्रमुखी अपने कोठे पर अकेली है। दोनों औरतें देवदास से प्यार करती थीं, पर दोनों का नसीब अधूरा रहा। तो ये कहानी सिर्फ देवदास की त्रासदी नहीं है, इन दोनों औरतों की भी कहानी है जो अपने अपने तरीके से सामाजिक बंधनों का शिकार होती है। बिल्कुल, फिल्म का अंत एक भव्य त्रासदी है, लेकिन ये सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? क्या देवदास सिर्फ परिस्थितियों का शिकार था या उसके अपने फैसलों ने उसे इस अंत तक पहुंचाया? सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें प्यार के अलग अलग रूपों पर सोचने को मजबूर करती है। जुनूनी प्यार, समर्पित प्यार, सामाजिक रूप से स्वीकृत अस्वीकृत। और ये भी दिखाती है कि कैसे वर्ग भेद और पारिवारिक अहंकार जिंदगियों को तबाह कर सकते हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर देवदास सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरा सामाजिक कमेंटेरी भी है। इसमें हमें दिखता है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक दबाव के बीच का टकराव विनाशकारी हो सकता है। देवदास का किरदार एक चेतावनी की तरह है कि जुनून और अनिर्णय किस तरह आत्मविनाश की ओर ले जा सकते हैं। और साथ ही चंद्रमुखी का किरदार उम्मीद की एक किरण भी दिखाता है कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि देना और त्याग करना भी हो सकता है। सही कहा। ये सारे विषय दुखद प्रेम, वर्ग भेद, आत्मविनाश, निस्वार्थ बनाम शर्तों वाला प्यार, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं और इस कहानी को कालजयी बनाते हैं। भंसाली की भव्यता और उनकी सिनेमैटिक भाषा इस त्रासदी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। देवदास की कहानी हमें एक ऐसे नायक से मिलवाती है जो अपनी भावनाओं और समाज की उम्मीदों के बीच फंसकर रह गया। एक ऐसा प्यार जो मुकम्मल ना हो सका और एक ऐसी जिंदगी जो बेवक्त खत्म हो गई। ये एक ऐसी कहानी है जो दिलों में कसक छोड़ जाती है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। क्या? देवदास की कहानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1917 में लिखी थी। बंसाली ने इसे 2002 में फिर से बनाया। हाँ। आज के दौर में ये कहानी कितनी प्रासंगिक है? क्या आज भी समाज और परिवार का दबाव प्यार करने वाले को इसी तरह तोड़ता है? या अब टकराव के तरीके बदल गए हैं, शायद ज्यादा महीन हो गए हैं, ज्यादा मनोवैज्ञानिक? हाँ, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।